ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो पर। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत। दोस्तों, हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जानकारियां। और हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारी जानकारियों के द्वारा रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलते रहें। हमारे कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारियों के विषय में खास बातचीत की जाती है और हमारे साथ मौजूद होते हैं उस विषय के विशेषज्ञ। और इस कड़ी में आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, और इन जानकारियों को साझा करने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन के अनुभवी और शहर के प्रथम क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर नीलेश शर्मा सर, अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश शर्मा, चीफ इंटेंसिविस्ट एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एट अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उज्जैन, आपके सामने उपस्थित हूँ क्रिटिकल केयर एंड गहन चिकित्सा इकाई के बारे में समस्त जानकारियाँ साझा करने के लिए। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि क्रिटिकल केयर यूनिट या क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे सर, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम से क्या तात्पर्य है? बहुत ही उम्दा प्रश्न है। आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम से ये तात्पर्य रहता है वो समस्त प्रक्रियाएं एंड टेक्निक्स जिनके द्वारा मरीज की जान बचाए रखने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, और जब तक मरीज के खुद के वाइटल ऑर्गन्स पूरी तरह कार्यरत न हो जाए, जब तक उसकी जान बचाए रखने में मददगार होती हैं, उन सभी टेक्निक्स एंड प्रक्रियाओं को अपन आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत मान सकते हैं। जी। उदाहरण के लिए अपन रूटीन लाइफ में वेंटिलेटर, जो कि सांस लेने में मदद करता है, हीमोडायलिसिस मशीन, जो कि मरीज के गुर्दे का काम करती है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और वर्तमान समय में एक्मो डिवाइसेस, जो कि हार्ट लंग मशीन की तरह काम करती है, उन सभी को आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत मान सकते हैं। तो श्रोताओं, आपने सुना सर ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम और क्रिटिकल केयर यूनिट में जिन अत्याधुनिक तकनीकों, अत्याधुनिक मशीनों या अत्याधुनिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है और किस तरह मरीज के स्वास्थ्य को लाभ दिया जाता है। तो सर, इसी कड़ी में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि क्रिटिकल केयर यूनिट में वेंटिलेटर का उपयोग आमतौर पर सुनने में होता है, तो श्रोता जानना चाहेंगे कि वेंटिलेटर क्या होता है? वेंटिलेटर इज ए डिवाइस जो मरीज को सांस लेने में मदद करता है। जिन भी किन्हीं कारणों से मरीज को अगर सांस की तकलीफ रहती है, जिसका इमीडिएटली दवाइयों से उपचार नहीं किया जा सकता, तो उस दौरान मरीज को वेंटिलेटर सांस देने में सहायक रहता है, और उस डिवाइस को ही वेंटिलेटर कहा जाता है। तो वेंटिलेटर के बारे में आपने बताया कि ये डिवाइस किस तरह से होती है और इससे मरीज को सांस दी जाती है, तो सर इसके वेंटिलेटर के कुछ प्रकार भी होते हैं? सामान्यतः वेंटिलेटर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जिसमें कि मरीज को एक टाइट फिटिंग मास्क के द्वारा प्रेशर्ड ऑक्सीजन दी जाती है, जिसको हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर कहते हैं। अभी कुछ समय पहले अपन ने कोविड एपिडेमिक के दौरान इसका काफ़ी सारा उपयोग करा है, और काफ़ी सारे लोग इससे जानकारी भी रखते हैं। कुछ लोगों ने इसको घर पर भी यूज़ करा है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर टेक्निक। पर अधिकतर समय जब वेंटिलेटर की बात होती है, तो आईसीयू, उसका तात्पर्य आईसीयू वेंटिलेशन से होता है, जिसमें मरीज को श्वास नलिका में एक नली डाली जाती है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम इंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं, और उसके थ्रू एक मल्टी मोड वेंटिलेटर कनेक्ट करके मरीज की बीमारी और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको श्वास दी जाती है। तो मुख्यतः वेंटिलेटर दो प्रकार के रहते हैं, एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर और एक इन्वेजिव वेंटिलेटर।
तो श्रोताओं, आपने सुना कि सर ने बताया कि वेंटिलेटर कितने प्रकार के होते हैं और वेंटिलेटर का उपयोग किन परिस्थितियों में और किन कारणों से किया जाता है और ये किस प्रकार मरीज के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। सर, इसी क्रम में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि वेंटिलेटर किस तरह से कार्य करता है। वेंटिलेटर इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, जिसमें पॉजिटिव प्रेशर को यूज करते हुए जी मरीज के लंग्स को इन्फ्लेट करा जाता है जी, और जिससे कि मरीज को सांस लेने में आसानी रहती है जी। डिफरेंट मोड्स और डिफरेंट मोडालिटीज के एडवांस वेंटिलेटर आज की तारीख में उपलब्ध हैं जी, जो ये प्रक्रिया करने में सहायक होते हैं जी। जैसा कि सर ने बताया कि वेंटिलेटर किस प्रकार कार्य करता है, हम जानना चाहेंगे सर से कि किन परिस्थितियों में वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। सामान्यतः वेंटिलेटर जिन परिस्थितियों में लगता है जी, कॉमनली सर्जरी के दौरान वेंटिलेटर का यूज होता है जी। काफ़ी सारे लोग इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि सर्जरी के दौरान भी मरीज को वेंटिलेटर पर रखा जाता है जी। कुछ बीमारियां हार्ट से संबंधित, लंग से संबंधित जी ऐसी रहती हैं कि जिस दौरान मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जी। कभी कभी मरीज किन्हीं दूसरी परेशानियों में फंसने के कारण जी भी सांस की तकलीफ महसूस करता है जी, उस दौरान भी मरीज को वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत महसूस होती है जी। तो जैसा कि सर ने बताया कि वेंटिलेटर का जो किन परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है और वेंटिलेटर लगाकर किस तरह मरीज के स्वास्थ्य का लाभ दिया जाता है। वेंटिलेटर उपयोग की क्या रिस्क होती है या इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं सर, हमारे श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे आप। समस्त आर्टिफिशियल सिस्टम्स के कुछ इनहेरेंट साइड इफेक्ट्स या यूं कह लो कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं जी। रिस्क फैक्टर्स होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उस चीज की उपयोग से डरें जी। अनुभवी और स्किल्ड हाथों में ये रिस्क फैक्टर्स काफी कम हो जाते हैं जी। मुख्यतः जो रिस्क फैक्टर्स रहते हैं वो सामान्यतः अपन 2-3 तरीके से उनको समझाया जा सकता है। वेंटिलेटर प्रक्रिया को इनिशिएट करने के दौरान जी ट्यूब डाली जाती है जी, उस दौरान मरीज को एनेस्थेटिक मेडिकेशंस दी जाती है जी। एनेस्थेटिक मेडिकेशंस का कुछ साइड इफेक्ट्स रहता है जी, जो कि वेंटिलेटर के यूज में भी मिलता है जी। अधिकतर समय ये प्रक्रिया टोटली रिस्क फ्री रहती है जी। एनेस्थेटिक मेडिकेशंस भी काफ़ी सेफ हो गई हैं जी जी। प्रक्रिया करने के पर्यंत जी मरीज को कभी कभी जी प्रेशर ऑक्सीजन के कारण जी साइड इफेक्ट देखने में आते हैं जी। कभी कभार मरीज के लंग्स के ऊपर रहने वाली झिल्ली जी एक्सेस प्रेशर के कारण फट जाती है जी, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में हम न्यूमोथोरेक्स कहते हैं जी। इस कॉम्प्लिकेशन का भी इमीडिएट मैनेजमेंट आईसीयू में ही पॉसिबल रहता है जी। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ वेंटिलेटर जी इज ऑल्सो रिलेटेड विथ डेवलपमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ इन्फेक्शंस जी। ज़्यादा दिनों तक वेंटिलेटर पर मरीज अगर रहता है जी, तो उसको कुछ इन्फेक्शंस होने की संभावना रहती है जी, जिसका भी उपचार प्रॉपर नर्सिंग केयर के द्वारा किया जाता है जी। तो श्रोताओं, आपने सुना सर ने बताया कि मरीज को रिस्क का फैक्टर बहुत कम होता है, पर अगर किसी कारणवश अगर मरीज को कोई साइड इफेक्ट वेंटिलेटर के लगातार उपयोग के दौरान अगर होता है तो उसका भी उपचार इंटेंसिव केयर यूनिट में किया जाता है और मरीज के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है उपचार के पश्चात। सर, हम जानना चाहेंगे कि वेंटिलेटर का उपयोग करते समय मरीज को किस तरह से खान पान प्रदान किया जाता है। निश्चित तौर पर खान पान या मेडिकल लैंग्वेज में कहें तो न्यूट्रिशन जी का एडिक्वेट या उपयुक्त होना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी बार ये सबसे नेग्लेक्टेड टॉपिक रह जाता है जी। पर वी मेक श्योर कि मरीज जिस दौरान वेंटिलेटर पर रहता है उसको ट्यूब फीडिंग के द्वारा उपयुक्त मात्रा में कैलोरीज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स का सप्लाई बना रहे जी। जो उसकी रोजमर्रा की एक मरीज की रिक्वायरमेंट रहती है जी, वो ट्यूब फीडिंग के तहत हम पूरी करते हैं जी। सर ने बताया कि मरीज अगर वेंटिलेटर पर भी है तो उस दौरान मरीज के जो आवश्यक उसके लिए खान पान की चीज़ें होती हैं, किसी अत्याधुनिक तकनीकों की सहायता से कौन कौन सी दवाइयों के माध्यम से वो मरीज को दी जाती हैं। इसी क्रम में सर हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि मरीज को वेंटिलेटर पर बनाए रखने के लिए किन किन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। चूँकि वेंटिलेटर इनिशिएट करने के दौरान कुछ एनेस्थेटिक मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं जी, उसका प्रभाव कम होने पर
मरीज वापस से होश में आता है जी, मरीज की तकलीफ कम बनी रहे जी, मरीज घंटों तक वेंटिलेटर पे बना रहे बिना तकलीफ के बना रहे जी, इसलिए हम लोग आईसीयू केयर में सिडेशन और एनाल्जेसिक्स का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जी, जिससे मरीज को अर्ध निंद्रा में बना रहता है जी, और उसे दर्द का अनुभव भी नहीं होता है। जी, ये दोनों दवाइयाँ उसको इन्फ्यूजन पंप के तहत दी जाती है जी, प्रिस्क्राइब्ड मात्रा में और बहुत ही स्पेसिफिक डोज में जी, देने का प्रबंध आईसीयू में किया जाता है। जी, इस प्रक्रिया के दौरान कोशिश रहती है जी, कि मरीज तकरीबन पेन फ्री रहे। जी, इस तरह से हम इंश्योर करते हैं कि वेंटिलेटर केयर के दौरान मरीज का कॉपरेशन बना रहे। जी। श्रोताओं, आपने सुना कि मरीज का वेंटिलेटर पर सहयोग प्राप्त करने के लिए उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में वेंटिलेटर पर किन किन दवाइयों के माध्यम से उनको स्थिर रखा जाता है। इसी क्रम में सर हम जानना चाहेंगे कि वेंटिलेटर पर मरीज हिल-डुल सकता है? देखिए, इस प्रश्न का मैं कुछ डिफरेंट तरीके से आपको समझाना चाहूँगा। जी, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि देयर इज ए मोडालिटी कॉल्ड एज ए नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर, यस, है ना, जिसमें अपन हाई प्रेशर ऑक्सीजन मास्क के तहत जी, पेशेंट को सांस का सपोर्ट देते हैं। जी, ये डिवाइस पोर्टेबल रहता है। जी, इसको लेके मरीज काफ़ी कुछ घर में घूम फिर भी सकता है। जी, पर जो दूसरी तरह का वेंटिलेटर रहता है जिसमें कि इन्वेजिव वेंटिलेटर कहलाता है, जी, उस दौरान निश्चित रूप से जी, मरीज के घूमने फिरने पे पाबंदी रहती है। जी, मरीज के बेड पर ही रखा जाता है, जी, पर लिमिटेड मोबिलिटी, जी, मरीज का उठना, जी, है ना, कुर्सी पे बैठना जी, की कोशिश की जा सकती है, जी, पर यह मरीज टू मरीज डिसाइड किया जाता है। जी, पर इन्वेजिव वेंटिलेटर में मरीज के घूमने फिरने पे काफ़ी कुछ लिमिटेशंस रहता है। जी। श्रोताओं, आपने सुना, सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि अगर वेंटिलेटर पर मरीज है तो वो किस प्रकार से हिल-डुल सकता है या किसी दूसरे वेंटिलेटर पर वो चल फिर भी सकता है, और यह मरीज की स्वास्थ्य के ऊपर और मरीज की परिस्थिति के ऊपर चिकित्सक ही डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह से अपना वेंटिलेटर पर किस तरह से अपना ध्यान रखें या उसका उपयोग किस तरह से करें। सर, इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि आईसीयू में वेंटिलेटर मैनेजमेंट के लिए टीम की संरचना क्या होती है? वेंटिलेटर का मैनेजमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और उसको उसी संजीदगी से लेना चाहिए। जी, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों में, जी, है ना, बड़े अस्पतालों में जहाँ क्रिटिकल केयर यूनिट वेल एस्टेब्लिश्ड रहता है, जी, दिस यूनिट रन्स अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटेंसिविस्ट। कंसल्टेंट इंटेंसिविस्ट के साथ में जी, चेस्ट फिजिशियन का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जी, उनके गाइडेंस में जी, ACLS एंड PGDMS क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जी, MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर्स जी, मरीज का ध्यान रखते हैं। जी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी जी, इस टीम की नर्सिंग स्टाफ होता है जो मरीज का डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, जी, और वही मरीज के और डॉक्टर के बीच में एक इम्पोर्टेंट कड़ी रहता है। जी, ही इज सपोज टू बी द आईज एंड ईयर्स ऑफ एन इंटेंसिविस्ट। जी, आइडियल टीम की संरचना ऐसी रहती है, जी, जो वेंटिलेटर पेशेंट्स रहते हैं या मरीज जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत रहती है, जी, उसमें एक स्टाफ पूरी तरह उसी मरीज के लिए डिवोटेड रहता है और नर्स असिस्टेंट भी रहते हैं जो कि उस स्टाफ की भी मदद कर सकें। जी, इतना सब करने के बाद ही पेशेंट को वेंटिलेटर केयर जी। एक प्रॉपर तरीके से दी जा सकती है। तो श्रोताओं, आपने सुना, सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी अपने प्रबंधन के बारे में दी कि वेंटिलेटर मैनेजमेंट के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट में जो टीम होती है उस टीम में कौन कौन लोग मुख्य रूप से अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं और मरीज की स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं और अपना वहां पर तत्परता से कार्य करते हैं। इसी क्रम में सर, वेंटिलेटर पर रहने वाले मरीज के लिए क्या यह डिवाइस दर्दनाक होती है? हाँ, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मरीज को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट जब काफ़ी लंबी रहती है तो उस दौरान कुछ दवाइयाँ, जिसमें कि मरीज को नींद में बनाए रखने के लिए सिडेटिव्स और उसको दर्द ना हो उसके लिए कुछ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स रेगुलरली एक प्रिस्क्राइब्ड मात्रा में यूज करे जाते हैं। जी, इन दवाइयों के इफेक्ट में रहते हुए जी, मरीज का सामंजस्य वेंटिलेटर से बना रहता है जी, और उसको पेन या तकलीफ कम से कम होती है। जी। तो श्रोताओं, आपने सुना, सर ने हमें बताया कि जो मरीज अगर वेंटिलेटर पर है तो वो
उसको कम दर्द के लिए या उसको दर्द रहित करने के लिए, मरीज को दर्द से मुक्ति के लिए किस तरह से, किन तकनीकों की सहायता या दवाइयों के प्रयोग द्वारा ये दर्द से राहत दी जाती है। सर, हम जानना चाहेंगे मरीज को वेंटिलेटर से बाहर लेने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? जब वेंटिलेटर को यूज करने का जो पर्पस रहता है जी, जब वो फुलफिल हो जाता है, जी, जब मरीज खुद अपनी श्वास नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल वॉल्यूम से लेने की स्थिति में आ जाता है, जी, तब वेंटिलेटर को धीरे धीरे परसेंटेज वाइज, प्रेशर वाइज कम करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इन रूटीन मेडिकल लैंग्वेज वी कॉल इट एज ए वीनिंग ऑफ फ्रॉम वेंटिलेटरी सपोर्ट। ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी रहती है जी, काफ़ी टेक्निकली चैलेंजिंग रहती है जी, हर बीमारी के हिसाब से ये प्रक्रिया अलग तरीके से एडमिनिस्टर की जाती है जी, और उस पूरी प्रक्रिया में जी, कुछ घंटों से जी, कुछ दिनों तक का भी समय लग सकता है। जी। तो श्रोताओं, आपने सुना, सर ने बताया कि वेंटिलेटर से जब मरीज को बाहर लाया जाता है तो किन किन सावधानियां या किस तरह की सजगता और किस तरह से मरीज को वेंटिलेटर से बाहर लिया जाता है। सर, वेंटिलेटर के अलावा कौन से कॉमनली यूज्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं? काफ़ी सारी प्रक्रियाएं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जी, जो कि मरीज को लाइफ को सस्टेन करने के लिए उपयोग में ली जाती हैं, उन सभी को हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। जी, और जैसा कि आपका प्रश्न है कि वेंटिलेटर के अलावा, जी, तो उसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हीमोडायलिसिस। जी, जिस भी मरीज को गुर्दे संबंधित बीमारी जी इस स्टेज पर आ जाती है जी, कि किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही और जिसके कारण उसके लाइफ को रिस्क उत्पन्न हो गई है, जी, तो उस दौरान हम इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जी, और किडनी के ठीक होने तक जी, डायलिसिस से उस मरीज को सस्टेन करते हैं जी, और इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। कॉमनली यूज्ड आफ्टर वेंटिलेटर इज हीमोडायलिसिस। तो श्रोताओं, जैसा कि सर ने बताया कि जो हीमोडायलिसिस होती है वो गुर्दे और किडनी से जुड़े हुए मरीजों के लिए दी जाती है और यह भी एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही है जो कि वेंटिलेटर के अलावा जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनको दी जाती हैं। और भी एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल हैं जी। आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम इज एक्मो जी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन जी, है ना। ये एक तरीके का हार्ट लंग मशीन रहता है जी, कि जब तक के मरीज के गुर्दे और हार्ट प्रॉपर तरीके से काम न करने लगे जी, जब तक एक्मो प्रक्रिया को यूज करते हुए पेशेंट को सस्टेन करा जाता है जी, और ग्रेजुअली इससे बाहर निकालने की कोशिश की जाती जी, है। पर वर्तमान में ये सुविधा अपने शहर में उपलब्ध नहीं है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी सर ने हमारे साथ साझा की और हम चाहेंगे हमारे श्रोता की, सर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? 90.8 FM के सभी श्रोताओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वेंटिलेटर और वेंटिलेटर के यूज़ से रिलेटेड काफ़ी मिथ्स जी सोसाइटी में प्रेवलेंट हैं। जी, काफ़ी अधूरी जानकारियाँ जी आपस में शेयर की जाती हैं। जी, वेंटिलेटर के यूज़ से काफ़ी कुछ नेगेटिविटीज़ जुड़ गई हैं। जी, मेरे श्रोताओं से ये अनुरोध है जी कि वो अपने चिकित्सक से इन सब चीज़ों को, भ्रांतियों को डिस्कशन करें, जी, है ना। जी, इन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करें। जी, वेंटिलेटर अपने आप में, वेंटिलेटर का सही यूज़ जी, मरीज के लिए जी, जीवनदायी होता है। जी, और मैं अपने अनुभव से बताना चाहूँगा जी, कि more than 95% of the patients जी, they recover, they come out of ventilatory support। जी, और इसलिए इस प्रक्रिया से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रक्रिया को समझने की ज़रूरत है। जी, धन्यवाद सर। आज आपने यहाँ आकर आपका इतना महत्वपूर्ण समय हमको दिया, बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, जिससे हमें पूरी उम्मीद है उन्हें बहुत लाभ पहुँचेगा। इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आपने सुना कि सर ने बहुत ही अत्याधुनिक और उन्नत तकनीकों की सहायता से किस तरह मरीज के स्वास्थ्य में वृद्धि की जाती है या उसे स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है, तो उसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर यूनिट के बारे में कुछ बताएं। अभिजीत जी, जी, विथ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्राइड जी, आई कैन से जी, कि वी हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट
क्रिटिकल केयर यूनिट्स एट अवंती अस्पताल। जी। अवंती अस्पताल की क्रिटिकल केयर यूनिट जी किसी भी एक बड़े अच्छे कॉरपोरेट हॉस्पिटल मेट्रो में उपलब्ध सुविधाओं से कहीं भी कम नहीं बैठती है। जी। 25 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट पूरे समय फंक्शनल है। जी। इसको हमने मेडिकल और सर्जिकल कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। जी। क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर आइसोलेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। जी। और दोनों क्रिटिकल केयर यूनिट में जी मरीज को डायलिसिस की सुविधा भी लगातार दी जाती है। जी। अवंती हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर यूनिट में काम करने वाले जी समस्त स्टाफ एंड डॉक्टर्स जी काफ़ी प्रशिक्षित रहते हैं। जी। MBBS एंड PGDMS जी। अलॉन्ग विद ACLS क्वालिफाइड डॉक्टर्स जी अपनी सेवाएं ICU में देते हैं। जी। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न जी वी हैव गॉट एंड वी कैन बोस्ट जी। ऑफ हैविंग वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिकल केयर यूनिट्स ऑफ द टाउन एंड इवन ऑफ सेंट्रल इंडिया। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। तो सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन और बदलेगा उज्जैन। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आज आपने यहाँ आकर अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमको दिया और बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, जिससे हमें पूरी उम्मीद है उन्हें बहुत ही लाभ पहुँचेगा। इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थे हमारे साथ उज्जैन के काफ़ी अनुभवी डॉक्टर नीलेश शर्मा जी, जिन्होंने गहन चिकित्सा इकाई आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट विषय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। दोस्तों, कोई भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही करने के साथ साथ वह बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर नीलेश शर्मा जी ने जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और वह सभी आपने ध्यान से सुनी होगी। और अगर आपको इस विषय के संबंध में कोई समस्या या आपके किसी परिचित या परिवारजन को कोई समस्या है, तो उन्हें भी इन्हीं सभी जानकारियों से अवगत करें और उन्हें प्रेरित करेंगे कि वे लापरवाही न बरतें और अपनी बीमारी का ठीक ढंग से इलाज कराएं। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके सभी सुझावों पर भी जरूर विचार करेंगे। दोस्तों, आप रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर भी, जहां पर आपको अन्य गतिविधियों की भी जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़े अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय और उससे जुड़े विशेषज्ञ के साथ, ताकि आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां मिलती रहें। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिएगा आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं 90.8 FM। तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपकी खंड।